नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। मुझसे जुड़ने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 10-12 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, कर्नाटक चुनाव के बाद आखिर क्या बदल गया है? सबसे बड़ी चीज जो बदल गई है कि पहले लोग कहते थे कि 2024 में आएगा तो मोदी ही, सवाल ही नहीं उठता किसी और का। 2024 में मोदी की जीत सुनिश्चित है। कर्नाटक चुनाव के बाद बदला सिर्फ इतना सा है कि अब लोग कहते हैं 2024 में मोदी तो आएंगे ही, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इतना सा जुड़ गया है कि आएंगे तो मोदी ही, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। ये इसलिए क्योंकि मोदी कुछ महीने पहले लोकसभा में जोर शोर से कह रहे थे मैं अकेला सब पर भारी, लेकिन कर्नाटक में जनता ने दिखा दिया कि राहुल गांधी भारी पड़े, मल्लिकार्जुन खड़गे भारी पड़े, डीके शिव कुमार भारी पड़े और फिर भारी पड़े सिद्धारमैया। येदियुरप्पा भी उल्टे तरीके से भारी पड़ गए। तो जो मोदी 2014 और 2019 में फ्रंट फुट पे खेल रहे थे, अब वो बैक फुट पर आ गए हैं। 2024 में वो फिर फ्रंट फुट पर जाके छक्का मार देंगे या जीत की तिगड़ी हासिल कर लेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी पर मेरा ये वीडियो कंसंट्रेटेड है। पूरा वीडियो देखना, तब आपको ज़्यादा पसंद आएगा और ज़्यादा समझ में भी चीज़ें आएंगी। कर्नाटक में सिर्फ मोदी नहीं हारे, मोदी का चेहरा नहीं हारा, मोदी का सबसे बड़ा नारा हार गया। सबसे बड़ी उनकी जो अभियान था एक तरह से, वो हार गया, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा बन गया और भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले जीत गए। जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा वो हार गया। नो टॉलरेंस, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मेरे घर में है ही कौन जिसके लिए मैं खाऊंगा, ये तमाम बातें मोदी जी करते थे और भ्रष्टाचार को लेकर तमाम पार्टियों को भ्रष्ट और परिवारवादी बताते थे। लेकिन खुद की सरकार पर 40% भ्रष्टाचार का आरोप जड़ा गया और वो आरोप जीत गया। ये मोदी की छवि को भी धूमिल कर रहा है और इस धूमिल छवि से उबरने में मोदी को बहुत जोर लगाना पड़ेगा। आप कहेंगे कि पहले भी राहुल गांधी आरोप लगाते रहे भ्रष्टाचार के। अंबानी को 30,000 करोड़ का मुनाफा कराया राफेल विमान सौदे में, लोगों के दिल में उतरा नहीं, पचा नहीं। लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार लोग देख रहे हैं, कर्नाटक में तो लोग देख ही रहे हैं भ्रष्टाचार। एक कॉन्ट्रैक्टर आत्महत्या कर लेता है, लेटर लिख कर दे जाता है, कॉन्ट्रैक्टरों का ग्रुप प्रधानमंत्री जी को खत लिखता है। फिर इलेक्ट्रोल बॉन्ड के तहत 90% से ज़्यादा पैसा कॉरपोरेट जगत मोदी की जेब में या कुल मिलाकर बीजेपी की जेब में, बीजेपी के राजस्व में डाल रहा है। तो लोगों के दिमाग में सवाल उठते हैं। इसके अलावा भी अडानी का मामला, लोगों को लगता है कि यार ये 20,000 करोड़ का जो आरोप लग रहा है, अरविंद केजरीवाल विधानसभा में कह रहे हैं, राहुल गांधी लोकसभा में कह रहे हैं, वो जो कह रहे हैं उसको एक्सपंज कर दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं, राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है, घर 1 महीने में खाली करने को कह दिया जाता है और फिर उसके बाद हिडनबर्ग की रिपोर्ट उससे पहले आती है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, सेबी सुप्रीम कोर्ट से 15 महीने मांगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतने महीने देने से इनकार कर देता है। तो लोगों के दिमाग में घुस गया है कि अडानी अडानी अडानी। लोगों को लगता है कि यार हमारी तो ज़िंदगी चल नहीं रही, हम तो 2 जून की रोटी के लिए मर रहे हैं, बच्चे बेरोज़गार हैं, बेटियों की शादियां नहीं हो रही हैं और ये भारत का एक गौतम अडानी हाल के कुछ सालों में, 10 सालों में 609वें नंबर पर होता था, अब दूसरे नंबर पर आ गया, दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का अमीर बन गया। तो ये क्या कमाल हो गया, ये कैसे हो गया? ये भाई ईमानदारी से तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी की होगी, गड़बड़ी की होगी तो मोदी ने मदद की होगी। ऐसी तमाम चीज़ें जा रही हैं जनता के हलक में, नीचे तक पहुंच रही हैं। राजधानियों से थी, अब नीचे तक ये पहुंच रही हैं, जो मोदी की छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं। फिर ऑपरेशन लोटस, यहाँ महाराष्ट्र में सरकार खरीद ली, इससे पहले कर्नाटक में खरीद ली, मध्य प्रदेश में तोड़-फोड़ करके खरीद ली। तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है? लोगों के दिमाग में होता है एक-एक एमएलए, कोई कह रहा है 50 करोड़ में बिक गया, कोई कह रहा है 20 करोड़ में बिक गया। अशोक गहलोत कह रहे हैं 10 से 15 करोड़ रुपए में उन्हीं के एमएलए बिक गए, अमित शाह को पैसे लौटा के आओ। तो लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घुसती हैं। तो ये मोदी के लिए खतरनाक है।
अब मोदी जी क्या करते रहे हैं कि 3 चीज़ों पर लोग आमतौर पर कहते हैं कि साहब ये 3 चीज़ें हैं जिसके कारण 2024 में भी चीज़ें बदलने वाली नहीं हैं। एक आमतौर पर लोगों का ये कहना होता है कि 2019 में भी ऐसे ही हुआ था। 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बीजेपी हार गई थी, लेकिन देखिए 2019 में जीत गई। तो इस बार भी अगर 2023 में हार गया कर्नाटक बीजेपी की पार्टी, और आने वाले 6 महीनों में अगर वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी हार जाते हैं तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, 2024 तो जीत ही जाएंगे। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि दूसरा तर्क ये है कि विपक्ष तो बिखरा हुआ है, विपक्ष तो एक है नहीं। जब विपक्ष एक नहीं है तो बीजेपी को फ़ायदा होगा ही होगा, इसमें क्या दिक्कत है। तीसरा ये कहा जाता है कि लाभार्थी वोट बैंक बीजेपी का तैयार है, 22-23 करोड़ वोटर है और बहुत है इतना ही। इतने ही वोट पिछली बार मिले थे, 23 करोड़ वोटर मिले थे और 22 करोड़ लाभार्थी हैं, तो ये एक सामंजस्य बना हुआ है। तो क्या 2024 में चीज़ें बदल जाएंगी, आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है, या आप में से कुछ और लोगों को भी मेरी बात से सहमत होंगे, कि 2018-19 और 2023-24 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तब मुद्रा योजना थी, जनधन अकाउंट था, गैस सिलेंडर दिए जा रहे थे, बिजली घर घर पहुंचाई जा रही थी, और इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बन रहे थे। लोगों में एक जोश था, लोगों को लग रहा था कि अब चीज़ें हो रही हैं, तो इसीलिए लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दे दिया 2019 में। दूसरा, 5 साल ही तो हुए थे। लोगों का कहा कि 5 साल तो कम होते हैं, कम से कम 10 साल तो देने ही चाहिए, और तो जनता ने वोट दे दिया। तीसरा ये था कि उस समय मोदी पर पूरी तरह से लोगों को यकीन था। लोग विकल्प के रूप में कांग्रेस या किसी पार्टी को, तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, किसी को देख भी नहीं रहे थे, सोच भी नहीं रहे थे उस तरफ। चौथी बात थी कि फिर पुलवामा हो गया, बालाकोट हो गया, तो उससे राष्ट्रवाद भी हो गया, तो हिंदुत्व भी हो गया, राष्ट्रवाद भी हो गया, तो इस कारण हो गया। इस बार क्या संभव है? इस बार तो लोग हिसाब किताब मांगेंगे। अब तो 10 साल हो गए, जिसको गैस सिलेंडर मिला था वो कह रहा है कि गैस भरवाने के पैसे नहीं हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी इधर उधर गड़बड़ झाले की बात आ रही है। बिजली भी सब घर में पहुंचाई गई, नहीं पहुंचाई गई, इसका भी पोस्टमार्टम अलग अलग तरीक़ों से किया जा रहा है। तो लोग और डिमांडिंग होते जा रहे हैं एक चीज़, और लोगों को अब दिख रहा है कि विपक्ष एक होता भी दिख रहा है, और विपक्ष एक हो भी रहा है। यूपीए का कुल मिलाकर समान विचारधारा के पार्टियों के साथ झारखंड में मजबूत गठबंधन है, तमिलनाडु में मजबूत गठबंधन है जहां 40 सीटें हैं, झारखंड की 14 सीटें, और इसके अलावा बिहार में मजबूत गठबंधन है, तो 80, 40 और 40, 80 और 14, 94 सीटें। फिर महाविकास अघाड़ी का महागठबंधन है जो सत्ता में भी था, 48 सीटें हैं, ये जोड़ दिए जाए तो 142 सीटें हैं। 142 में से पिछली बार बीजेपी के गठबंधन को 100 से ज़्यादा सीटें मिली थी। इस बार लोग कह रहे हैं कि अलग थलग हो गई है शिवसेना महाराष्ट्र में और जनता दल यूनाइटेड बिहार में, और कुल मिलाकर बीजेपी को इन 140-42 सीटों में से 20, 25, 30 सीटें मिल जाए बहुत हैं, तो सीधा घाटा। इसी तरह अलग अलग विश्लेषण किया जा रहा है। एक और बात कही जा रही है कि लाभार्थी थे 2019 में, 2024 में अब राज्यों के क्षेत्रीय दलों के भी लाभार्थी हैं। नवीन पटनायक की लाभार्थी मुहिम है, ममता बनर्जी की लाभार्थी मुहिम है, अशोक गहलोत की लाभार्थी योजनाएं हैं, सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं हैं। अशोक गहलोत ने और लंबी लकीर खींच दी है राइट टू हेल्थ देकर। तो ये सब चीज़ों का मुकाबला भी कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना होगा। और इस बार अगर पुलवामा नहीं हुआ तो क्या होगा, यानी पुलवामा जैसी बड़ी चीज़ नहीं हुई तो क्या हुआ, तो क्या होगा। और ज़रूरी नहीं है कि 2019 में विपक्ष एक नहीं हो पाया था तो 2024 में भी विपक्ष एक हो जाएगा, एक नहीं हो पाएगा या हो जाएगा। मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए। सबक तो विपक्ष ने सीखा ही है, चाहे छापों की बात हो चाहे दूसरी बात हो। एक चीज़, दूसरी चीज़ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक और आती है कि लोग 2004 से तुलना कर रहे हैं 2024 की। लोग कह रहे हैं कि 2004 में भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो थी वो फील गुड और इंडिया शाइनिंग के चक्कर में थी, और विपक्ष पूरी तरह से तहस नहस था, बिखरा हुआ था। फिर भी अटल जी की सत्ता चली गई थी और विपक्ष ने मिलकर सत्ता हासिल कर ली थी। लेकिन 2024 में तो विपक्ष बिखरा हुआ नहीं है,
विपक्ष उदासीन नहीं है, विपक्ष लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, विपक्ष कमजोरियां सामने ला रहा है। जो एक चमकदार तस्वीर मोदी सरकार 9 साल की पेश कर रही है, उसमें कमियां निकालने में, खामियां निकालने में विपक्ष सारे काम कर रहा है। तो 2024 इस मामले में 2004 से बहुत अलग है। तो अगर विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए 2004 में विपक्ष सत्ता हासिल कर सकता है, तो कुछ अच्छी परिस्थितियों में रहते हुए 2024 में विपक्ष सत्ता हासिल क्यों नहीं कर सकता, और क्यों कर्नाटक के चुनाव ने बीजेपी को और प्रधानमंत्री को नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, गंभीर चिंता में डाल दिया है। कुछ नया इनोवेटिव झोले में से कुछ निकालना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री नहीं निकाल पाए, चलिए, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।